हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे और इस विषय में हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करना है और विशेष तौर से मध्यकाल, क्योंकि बीए पार्ट सेकेंड ईयर में मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल जो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, उसका उल्लेख हुआ है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य सबसे पहले जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं और आज हम उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल किस प्रकार से आता है, कौन कौन सी धाराएं इसमें प्रचलित होती है, किस प्रकार से इसका कालखंड आता है, ये मैं आपको संक्षिप्त रूप में आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको किस रूपों में, किन किन रूपों में बांटा गया है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। संक्षिप्त रूप में आप उसको देखिए। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक संस्कृत चला करती थी। ये सारी चीजें पिछले वीडियो देख चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा रहा हूं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत का प्रचलन था। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। इस वैदिक संस्कृत का प्रचलन कब था? ईसा पूर्व 1500 ईस्वी तक। कब तक? ये पहले प्रारंभ से चला आ रहा है, लेकिन ईसा पूर्व 1500 तक आते आते वैदिक संस्कृत का प्रचलन बंद हो गया था। ये आम भाषा नहीं रही थी, बल्कि इसकी स्थापना कौन सी भाषा हुई थी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत की स्थान में कौन सी भाषा आई थी? लौकिक संस्कृत। लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक आम बोलचाल की भाषा के रूप में प्रचलित नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी? क्योंकि भाषा की प्रवृत्ति होती है वो सदैव प्रगति करती है, हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है। इस कारण जो वैदिक संस्कृत थी वो लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो जाती है। फिर लौकिक संस्कृत भी पाली में परिवर्तित हो जाती है। किससे परिवर्तित होती है? पाली में। इसका समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व तक। ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, यानी 1000 वर्षों तक लौकिक संस्कृत चलती है। और फिर उसके बाद में पाली। पाली का तो चलिए 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और पाली भी बदल चुकी है प्राकृत में। प्राकृत बदलती है अपभ्रंश में। प्राकृत किससे परिवर्तित होती है? अपभ्रंश में। और अपभ्रंश का विकास होता है हिंदी की ओर। जो आधुनिक हिंदी है वो हिंदी सीधे सीधे संस्कृत से अपभ्रंश से आती है। अपभ्रंश का विकसित रूप ही हिंदी है। ये इन रूपों में परिवर्तित होती हुई संस्कृत हिंदी में इस रूप में परिवर्तित होती है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। उसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला खंड है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। 3 कालखंडों में, यानी 1000 ईस्वी के लगभग, अगर इसको बिल्कुल एक्यूरेट अगर हम देखें कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है, कब से हुआ है, किन किन भूकाल को पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हिंदी लगभग 1050 संवत से या 993 ईस्वी से हिंदी, आधुनिक हिंदी का विकास प्रारंभ होता है। जो हमारी वर्तमान हिंदी का प्रचलन है वो 1050 से प्रारंभ हुई है, और या उसको संवत में लिखते हैं 1050 संवत, और ईस्वी में लिखते हैं तो 993 ईस्वी, और लगभग 1000 ईस्वी बोल सकती है। तो इसका प्रचलन हुआ है। तो इसको हमको यह नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है मध्यकाल, और मध्यकाल का भी जो उसका भाग है रीतिकाल, वो पढ़ना है। तो देखिए, हिंदी का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है: आदिकाल,
मध्यकाल और आधुनिक काल, जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आदिकाल का सारा विवरण। इस प्रकार से आदिकाल को विगत काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, अनेक नामों से जाना गया है। उसके बाद आते हैं मध्यकाल। मध्यकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 ईस्वी से 1900 संवत तक रखा। इसको अगर हम ईस्वी में देखते हैं तो 1318 ईस्वी से, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया है पिछली कक्षाओं में कि ईस्वी में और संवत में 57 साल का डिफरेंस होता है, यानी विक्रम संवत ईस्वी से 57 साल आगे चलता है। तो इस आधार पर विक्रम संवत से 1375 है और ईस्वी से 1318 ईस्वी आता है। तो 1318 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और इस मध्यकाल को दो पार्टों में, दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल का नाम दिया गया। पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया गया? भक्ति काल नाम दिया गया। और उत्तर मध्यकाल का नाम ही रीति काल दिया गया। अब पूरे मध्यकाल की समय सीमा 1375 संवत से 1900 संवत तक या 1318 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का है। अगर इसको हम दोनों को, जब इस कालखंड को हम दो भागों में बांट रहे हैं तो इस समय को भी दो भागों में बांटना पड़ेगा। 1375 संवत से संवत 1700 तक, ध्यान दीजिए, पूर्व भक्ति काल के नाम से जाना गया काल है, पूर्व मध्यकाल की समय सीमा है। और जो उत्तर मध्यकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1700 संवत से 1900 संवत तक, अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो कालखंड है उस कालखंड को उत्तर मध्यकाल, हमें ना मध्यकाल का कौन सा भाग है? उत्तर मध्यकाल, अर्थात उसको रीति काल के नाम से जाना जाता है। ये आपको समझना है। मैं एक बार पुनः इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद पाली, क्योंकि वैदिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी। आम बोलचाल की भाषा वैदिक संस्कृत धीरे धीरे परिवर्तित होगा, क्योंकि वैदिक संस्कृत व्यवहारिक रूप में बोलने में बड़ी कठिन होती है। हर व्यक्ति उसको आसानी से नहीं समझ सकता है। वो धातु में होती है, हर शब्द का धातु के रूप में जाना जाता है, तो वो बड़ी जटिल थी। वो भाषा में बड़ी कठिनाई जब महसूस हुई विद्वान लोगों को, तो वो भाषा वैदिक संस्कृत से परिवर्तित होकर लौकिक संस्कृत में बदल जाती है। और लौकिक संस्कृत बदल कर प्राकृत में पाली में बदलती है। और पाली कैसे बदल जाती है? प्राकृत में। मान लीजिए कि जो बहुत लंबे समय परिवर्तित होती है, वो धीरे 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 जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है वो परिवर्तन कम समय में होने लगा है। तो वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृति बदलती है, लौकिक संस्कृत पाली में बदलती है, पाली प्राकृत में परिवर्तित हो जाती है, प्राकृत अपभ्रंश से बदल जाती है और अपभ्रंश से हिंदी का विकसित रूप नजर आता है। और हिंदी को भी विद्वानों ने 3 काल खंडों में बांटा था: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक। आदिकाल आपने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और मध्यकाल का एक पूर्ण भाग है मध्यकाल, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। क्योंकि हम सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल का भाग कौन सा है? उत्तर मध्यकाल, इसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। इस रीतिकाल को हमें इस वर्ष बीए पार्ट द्वितीय वर्ष में पढ़ना है। तो इस काल की सीमा, अगर समय सीमा को हम समझें तो संवत 1700 से 1900 संवत तक है, या इसको अगर हमें ईस्वी में विभक्त करना है तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, यानी आधुनिक काल के प्रारंभ होने तक रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ लिया। अब एक बात और है जो विशेष रूप से
कि जो रीतिकाल है, रीतिकाल में प्रमुख रूप से 3 धाराएं प्रचलित रही थी। रीतिकाल में कौन सी धारा प्रचलित रही थी? 3 धाराएं जो प्रमुख रूप से प्रचलित रही थी, और वो धाराएं कौन सी है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त धारा। 3 धाराएं वो आपको मैं समझा। रीतिकाल समझ गए होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, जिसको 1050 संवत से 1375 संवत तक के समय दिया गया है। दूसरा आता है मध्यकाल। मध्यकाल में 2 भाग है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। इसको समय दिया था 1375 से संवत 1700 तक। तीसरा काल आता है आपका रीतिकाल, और रीतिकाल ये क्या है? उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल क्या है? उत्तर मध्यकाल। और ये जो उत्तर मध्यकाल है, इसकी समय सीमा क्या थी? संवत 1700 से संवत 1900 तक, 1957 तक। इसको अगर हम इसी में बताते हैं तो कितने हैं? 1643। क्यों? क्योंकि 57 साल का डिफरेंस है, 57 साल काट देते हैं तो 1643 से 1843 ईस्वी तक। तो ये आपका संक्षिप्त परिचय बताया था। अब इसकी प्रमुख रूप से जो प्रवृत्ति रही है, वो प्रवृत्ति मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी प्रवृत्ति है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इस युग में 3 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से प्रचलित रही है। कौन कौन सी है? रीतिबद्ध धारा, इसको रीतिबद्ध हम काव्य धारा के रूप में जानते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के रूप में जानते हैं, और रीति मुक्त काव्य धारा के रूप में जानते हैं। तो अब देखिए, इसको हम समझते हैं कि रीतिबद्ध धारा क्या है। रीति शब्द होता है नियम, परंपरा, आदत। कहते हैं इसकी रीति ऐसी है, ये इस देश की रीति है, ये तो हमारी परंपरा चलती आ रही है। तो ये जो परंपराएं हैं, तो परंपरा जो बांध थी, बद्ध का बांधना, सिद्ध का उसको उस पर अनुभव हासिल करना, उस पर दक्षता हासिल करना, इसलिए मुक्त यानी उससे आजादी प्राप्त करना। तो इन 3 धाराओं को आधार बनाकर रीतिकाल का साहित्य का सृजन किया गया है। हालांकि इनके अलावा और भी अनेक प्रकार के साहित्य की सृजन किया गया है। इस युग में वीर रस का वर्णन किया गया है। हालांकि आंशिक कवि है, भूषण कवि ने वीर रस का वर्णन किया है, अन्य कवि ने अन्य धारा का वर्णन किया है, लेकिन वो बहुत कम है। प्रमुख रूप से ये 3 धाराएं प्रचलित रही थी। तो सबसे पहले हमको रीतिबद्ध धारा को समझना है कि रीतिबद्ध धारा क्या है। तो रीति का होता है नियम, सिद्धांत। रीति का क्या है? नियम। बद्ध का मतलब बांधना, कि वह धारा जिसमें नियम बांधे गए थे। ऐसी कवि, ऐसी काव्य धारा, उसको जानते हैं, उसको समझना है अच्छी तरह से। ये हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप कुछ कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, आगे भी पढ़ोगे। अगर हिंदी से अगर संबंध रखते हैं, हिंदी अगर आपका क्षेत्र है, तो ये हर सर काम आएगा। तो रीतिबद्ध, नियम को बांधने वाले ऐसी काव्य धारा जिसमें नियमों का निर्धारण किया गया था। क्या किया गया था? यानी वे कवि जिन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से काव्य लक्ष्यों को प्रस्तुत किया था। देखो प्रस्तुत किया था काव्य लक्ष्य। रीति क्या है, रस क्या है, छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, काव्य गुण क्या है, काव्य दोष क्या है, शब्द शक्ति क्या है, काव्य कैसे लिखना चाहिए, कवि की विशेषता क्या होनी चाहिए, कवि किसी काव्य में अच्छाई क्या क्या हो सकती है, कमियां क्या क्या हो सकती है। तो जो कुछ भी है
रीति से संबंधित, काव्य के लक्षणों से संबंधित जो कुछ भी पेश करना है वो रीतिबद्ध काव्य है। यानी ऐसे कवि जिन्होंने काव्य के लक्षणों का निर्धारण किया था, नियमों का निर्धारण किया था, काव्य की विशेषताओं को बतलाने की चेष्टा की थी, वो कवि क्या कहलाए? रीतिबद्ध कवि है। जिन काव्य ग्रंथों में काव्य की रचना कार्य से संबंधित, काव्यांग विवेचन से संबंधित, छंद अलंकार से संबंधित जो विवरण प्रस्तुत किया गया था, तो वो जो ग्रंथ थे वो ग्रंथ रीतिबद्ध ग्रंथ कहलाए और उनको लिखने वाले कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। जिन्होंने सिद्धांत बतलाए थे, नियमों का निर्धारण किया था, नियमों की व्याख्या की थी और अपने उदाहरण प्रस्तुत किए थे, स्वयं के रचित उदाहरणों को प्रस्तुत किया था, ऐसे काव्य ग्रंथों को रीतिबद्ध काव्य ग्रंथ कहलाए या लक्षण ग्रंथ कहलाए और उनको लिखने वाले कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। ठीक है, ये आता है। दूसरा आता है रीति सिद्ध या उसको रीति सिद्ध काव्य धारा भी कहते हैं। यानी नियमों में जो सिद्ध है, नियमों में जो अनुभव सिद्ध हो चुकी है, अर्थात वे कवि जिन्होंने किसी प्रकार के काव्य लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे। काव्य लक्षण जो ग्रंथ है उनकी रचना तो नहीं की, काव्य लक्षण जो ग्रंथ है उन ग्रंथों की रचना तो नहीं की है, लेकिन उन ग्रंथों की परंपराओं का पालन उन्होंने अवश्य किया है। ऐसे ग्रंथ जिनकी उन्होंने लक्षण ग्रंथों का पालन अवश्य किया है। नियम कोई नहीं बनाए हैं, कोई नियम उसने अपने हिसाब से व्यक्त नहीं किया है, लेकिन हर नियम का पालन अपने काव्यों में, हर नियम जो बना गया है पहले रीतिबद्ध कवियों के द्वारा जो बनाए गए हैं, उन नियमों को उन्होंने पालन किया है, उन्हें अपने काव्यों में अपनाया है, उनके अनुसार अभिव्यक्त की है। ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। ऐसे कवि क्या कहलाए? रीति सिद्ध कवि कहलाए। तीसरे नंबर पर आता है रीति मुक्त। ये कवि जिस नाम से स्पष्ट होता है रीति मुक्त, यानी नियमों से जो मुक्त है, मुक्त का मतलब आजाद, स्वतंत्र, कि जो नियमों से स्वतंत्र है, यानी वे रचनाकार जिन्होंने न किसी प्रकार के काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने न तो किसी प्रकार के काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना की, न उनका पालन किया। लिखने वाले, रचना करने वाले पद थे और जो उनके पालन करने वाले थे वो सिद्ध थे। यानी जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथों की रचना कर दी, न उन ग्रंथों का पालन किया, बल्कि वह लिखा जो उनकी मर्जी थी, जो मन की भावना थी, मन से जो स्वतंत्र थे, ऐसी स्वतंत्रता को रचना करने वाले कवि रीति मुक्त कवि कहलाए, स्वतंत्र कवि कहलाए, स्वतंत्र कवि कहलाए। अब आप ध्यान से देखिए, बात दोबारा मैं समझा रहा हूं कि वे कवि जिन्होंने काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना की और स्वयं के द्वारा बनाए गए उदाहरणों को उसने प्रस्तुत किया, वे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए और उनके ग्रंथ काव्य लक्षण ग्रंथ या नीति निर्धारक ग्रंथ कवि कहलाए। वे कवि सिद्ध कवि में कौन से हैं? वे कवि जिन्होंने किसी भी प्रकार के काव्य लक्षण ग्रंथ की रचना तो नहीं की, लेकिन पूर्व में लिखे गए जो कवियों के द्वारा काव्य लक्षण जो ग्रंथ थे या नीति नियम निर्धारण हो चुके थे, काव्य विवेचन था, उसके आधार पर अपने काव्यों की रचना की, अपने ग्रंथों की रचना की है, अपनी रचनाओं को प्रस्तुत दी है, वे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। और वे कवि कौन से आते हैं कि वे कवि जिन्होंने किसी भी प्रकार के न तो काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना की, न कुछ सिद्धांतों का, नियमों का अपने काव्य ग्रंथों में पालन किया, बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। ऐसे कवि रीति मुक्त कवि हैं। अब आप पूछोगे तो भाई ऐसे कवि कौन कौन से हैं, एक तो नाम तो बताइए, पता तो चले हमको। तो सबसे पहले हम रीतिबद्ध कवि में, तो रीतिबद्ध कवि में केशवदास है, देव है,
चिंतामणि है, ऐसे जो कवि है वो क्या थे? रीतिबद्ध कवि। केशवदास सबसे प्रमुख नाम होता है। देव जिन्होंने लक्षण में बहुत सारे लिखे हैं, चिंतामणि है, ऐसे जो कवि है उन्होंने कौन से धारा में आते हैं? रीतिबद्ध धारा में। क्यों आते हैं? क्योंकि इन्होंने काव्यों के लक्षण लिखे, काव्यों की परिभाषा दी है, काव्य कैसे लिखने चाहिए, काव्य क्या होता है, काव्य गुण क्या है, दोष क्या है, सारे चीजों का उन्होंने वर्णन किया है और उन सिद्धांतों की उदाहरण खुद ने दिए हैं, खुद ने निर्मित किए हैं। तो ऐसे कवियों के द्वारा रीतिबद्ध होता है और ये कवि रीति अलग बहुत सारे कवि, लेकिन हमें ज्यादा याद नहीं रखना, हमें दो चार नाम याद रखना। बिहारी रीति सिद्ध कवि के रूप में बिहारी का नाम सबसे ज्यादा आता है कि बिहारी ऐसा कवि था जिन्होंने कोई काव्य ग्रंथ नहीं लिखा बल्कि एक ही रचना लिखी थी और वो रचना थी बिहारी सतसई, जिसमें 700 कितने, ये जयपुर के राजा बिरसा राजा जैसे के दरबारी कवि थे और कहते हैं कि हर दोहे पर इनको एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में मिला करती थी। तो इन्होंने 713 दोहे लिखे। 713 दोहे केवल एकमात्र ग्रंथ है इनका, लेकिन उस ग्रंथ के दम पर, उस ग्रंथ के नाम पर ये इतने प्रसिद्ध है कि विश्व में सबसे जो ज्यादा टीकाएं लिखी गई है वो इन्हीं की ग्रंथ के पर लिखी गई है। तो नीति से कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन जितने भी उन्होंने नियम बनाए थे रीतिबद्ध कवियों ने उन सारे नियमों का पालन किया और उन्हीं को अपने काव्य के रूप में अपनाया। इससे आते हैं रीति मुक्त, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, कोई नियम नहीं लिखे, कोई नियमों का पालन नहीं किया, बल्कि जो मर्जी में आया उसको लिखा। अति सुंदर सने को पारक है को सयान पाप, जो मर्जी था वो सीधा था। हृदय की जो सच्ची अनुभूति थी वो उन्होंने काव्य में प्रस्तुत की है। ऐसे कवियों में घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, ये कवि आते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये 3 धारा चली है। रीतिकाल हमने पढ़ा है, उत्तर मध्यकाल को के नाम जानते हैं, ठीक है। संवत 1700 से 1900 इसका समय है। ईस्वी अगर इसको हम देखते हैं तो 1642 से 1842 ईस्वी तक का इसका कालखंड है। और रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त धाराएं प्रचलित होती है। रीतिबद्ध काव्य धारा में ध्यान देना, वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे। रीति सिद्ध में वे कवि आते हैं जिन्होंने नियमों का पालन किया। रीति मुक्त में वो आते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक रचनाएं लिखी। ऐसे कवि रीति मुक्त कवि थे। तो इस प्रकार ये हमारा संक्षिप्त परिचय रीतिकाल का होता है, जो मैंने आपको समझाया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो समझो जो आपको इकाई है, इकाई पूरी 20 अंक इसी पर आधारित है, इसलिए इसको खास तौर से समझना है और यही आपकी आधारशिला साबित होगी। धन्यवाद।